हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि हमारी सोसाइटी फिजिक्स और टेक्नोलॉजी से कैसे कनेक्टेड है, फिजिक्स दूसरे सब्जेक्टों से कैसे कनेक्टेड है, ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। ठीक है। नाउ आज की क्लास में देखेंगे फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर कि दुनिया में कितने टाइप के फोर्स होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। ठीक है, तो लिखिए इसी को, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर, ठीक है। देखिए, समझते हैं इसको, फिर वन बाय वन सब लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, समझिए। देखिए, आप जितने भी फोर्स पढ़ोगे, आप 11th 12th में या आगे जाके जितने भी आप दुनिया में फोर्स पढ़ोगे, सब फोर्सों को हमने चार कैटेगरी में डाल रखा है। ठीक है, मतलब मेन चार फोर्स हैं, उनके सब कैटेगरी में सारे फोर्स आते हैं। जैसे आपका चार फोर्स कौन कौन से हैं, आपके ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। यही चार फंडामेंटल फोर्स है इस दुनिया में। ऐसा साइंटिस्टों का मानना है कि ये चार फोर्स के अंदर सारे फोर्स आते हैं। जैसे आपका स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये इन्हीं चारों में से है। आपका फ्रिक्शन फोर्स हो गया, आपका नॉर्मल फोर्स हो गया, आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो भी फोर्स है, सब इन्हीं चारों कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, किसी ना किसी कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल चार ही टाइप के फोर्स हैं इस दुनिया में। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एंड थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फोर्थ इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो चार ही फंडामेंटल फोर्स है, इसके फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, तो जितने भी, जैसे कि आप देखते भी होंगे कि आप गली में चल रहे हो। ठीक है, तो आपके आपके पैर और फ्रिक्शन, वो जमीन के नीचे जो फ्रिक्शन हो रहा है, वो भी तो एक फोर्स है। वो भी एक फोर्स है, वो इन्हीं चार में से किसी एक कैटेगरी में आता है। अब जब आप रॉकेट लॉन्च करते हो, तो रॉकेट कुछ फोर्स नीचे लगा रहा है, ग्रेविटी उसको कुछ अर्थ उस रॉकेट को खींच रही है। तो ये भी एक टाइप का फोर्स है। ठीक है, तो ये भी इन्हीं किसी कैटेगरी में आता है। जैसे कि ये पेन है, पेन को मैं बालों में रब करूं, उसके बाद अपने टाइनी पार्टिकल्स को चिपकाऊं, तो ये जो टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल उस पेन से चिपक जाएंगे, ये भी एक फोर्स है। और ये भी इन चारों में से किसी एक कैटेगरी में आता है। ठीक है, जैसे कि आपका ऐसे बहुत करोड़ों एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे कि आपका प्लैनेट्स प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना किसी फोर्स के तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप बिना किसी फोर्स के किसी के अराउंड रिवॉल्व करो, नहीं। तो कोई ना कोई तो फोर्स जरूर है ना वहाँ पे। तो ये भी किसी ना किसी इन्हीं चारों में से फोर्स के अंडर आता है। ठीक है, तो दुनिया में आप इन शॉर्ट समझो, दुनिया में आप जितने भी फोर्स है वो चार ही टाइप के फोर्स हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये बस चार ही टाइप के फोर्स है, बाकी फर्दर इसके सब डिवाइड है। ठीक है, बाकी इसके कैटेगरी है। ठीक है, तो वन बाय वन सबको ले देखिए, लिखिए। फर्स्ट वन इज, एक काम कीजिए, लिखिए यहाँ पे ओनली फोर फोर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फोर्सेस इन नेचर, ठीक है। फर्स्ट वन लिखिए, फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड वन इज सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड वन लिखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड फोर्थ वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो दुनिया में चार ही टाइप के फोर्स एग्जिस्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। वन बाय वन हम सबको देखते हैं इन डिटेल में, चारों फोर्सेस को समझते हैं। ठीक है, चलिए
तो फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, समझिए मेरे साथ। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए, देखिए समझिए। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट होने के लिए सबसे जो मतलब रिस्पॉन्सिबल है वो मास है, कि मास रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सर्ट करवाने में। जैसे समझिए, जैसे पेन, इस पेन का कुछ मास है, ये पेन को मैंने छोड़ा और फ्री फॉल ये नीचे गिर गया। क्यों नीचे गिरा? सन सन के चारों ओर अर्थ और बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रही है। ये बिना फोर्स के तो संभव नहीं है, बिना फोर्स के तो पॉसिबल नहीं है कि आप किसी के चारों ओर रिवॉल्व करो। तो कोई ना कोई फोर्स तो सन लगा रहा होगा ना अर्थ पे। हमारा अर्थ, अर्थ के चारों ओर मून, मून रिवॉल्व करता है, तो कोई ना कोई तो फोर्स लगा रहा होगा हमारा अर्थ मून की ओर। ठीक है। आपका जैसे आपका सी है, समुद्र, समुद्र में जो टाइड्स आते हैं वो टाइड्स मून की वजह से आते हैं। मून रिस्पॉन्सिबल है उस टाइड पर, कोई ना कोई फोर्स तो लगा रहा होगा ना मून उन टाइड्स पे। तो ये सारे फोर्स जो मैंने बताए, ये सारे फोर्स किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मास, कि जिसके पास मास होगा वो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। जैसे कि आपको मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिया था इस पेन का। इस पेन के पास कुछ मास है और इस अर्थ के पास कुछ मास है। ठीक है। जैसे कि आपको जैसे यहां देखिए, आपका पहला कोई बॉडी है, इसके पास मास है कुछ m1, कोई दूसरा बॉडी है, इसके पास है मास कुछ m2। ठीक है। और इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, मान लो r। तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगेगा, वो कितना फोर्स लगेगा? वो लगेगा आपका, ये फोर्स लगेगा आपका g, जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और m1 इंटू m2 अपॉन में r²। ये आपका फोर्स लगेगा किसी भी दो बॉडी के बीच में। ठीक है। कोई भी दो बॉडी हो, अगर उन दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इतना लगेगा। इसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है। ये कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, इनके बारे में फुल हिस्ट्री देखेंगे आपके ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में। ठीक है। बट हम छोटा सा पार्ट देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है और ये कितना लगता है। डायरेक्ट मैंने लिया है रिजल्ट। ठीक है। ये कैसे निकालेंगे ये देखेंगे, सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे आपके ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में। ठीक है। अभी ये समझिए कि कोई भी दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। और ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ये हमेशा खींचता है। जैसे पेन छोड़ा और नीचे गिरा, ये हमेशा खींच रहा है, पुल नहीं कर रहा है। देखो फेंक नहीं रहा है पेन, वो फेंक नहीं रहा है, वो हमेशा पुल करता है। ठीक है। तो ये सारी ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी होती है? अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। अब आपका मैंने एक और एग्जांपल दिया था, आपका सन। सन और अर्थ के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। सन और लास्ट वाले प्लैनेट्स के बीच में तो और ज़्यादा डिस्टेंस है। ठीक है। हमारा सन और दूसरा स्टार, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और दूसरी गैलेक्सी, ये सारे किसकी वजह से? मतलब सबके पास मास है और ये सब में क्या लग रहा है? कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो लग रहा है। जो सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है हमारा अर्थ, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसमें कौन से फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? इन दोनों के पास मास है। अर्थ के पास कुछ मास है, सन के पास कुछ मास है। जिसके पास ज्यादा मास होता है वो अट्रैक्ट करता है। जैसे मैंने ये पेन छोड़ा था, जब ये पेन मेरे पास नहीं आया था, देखिए मास मेरे पास भी है और इस पेन के पास भी है, बट मेरे से ज्यादा मास इस अर्थ के पास है। तो ये पेन जो गिरा सीधा अर्थ के पास गिरा, क्योंकि अर्थ के पास ज्यादा मास है, अर्थ इसे ज्यादा ही फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। समझ रहे हैं? तो ये अर्थ से अट्रैक्ट हुए। आपका न्यूटन जी ने हमारे एप्पल जो गिरा था वो फ्री फॉल नीचे गिरा था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था, तब उन्होंने ये ग्रेविटेशनल लॉ दिया था। ठीक है। तो उन्होंने समझाया था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ठीक है। तो
और आपका जैसे कि ये बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, जैसे मैंने भी बताया कि सन और प्लैनेट्स के बीच में काफ़ी डिस्टेंस होता है। ये वाला सन और दूसरे स्टार्स, सन भी एक स्टार ही है, मतलब ये स्टार और दूसरे स्टार के बीच में भी फोर्स है। देख रहे हैं, बहुत लाइट ईयर का डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, इन दोनों में भी फोर्स है। इतने ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज भी बहुत ज़्यादा होती है और अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है। और इसे मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, इसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, बस देख रहे हैं, बस अट्रैक्ट हो रही है चीज़ें, इसे मीडियम की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को वन बाय वन लिख लीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है? लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स। और इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, टू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, टू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। देख रहे हैं, जैसे कि मान लें अर्थ पे आपका एटमॉस्फेरिक पे है, ये मीडियम है आपका एटमॉस्फेयर, और आपका स्पेस में कोई मीडियम मतलब वैक्यूम है पूरा, तो फिर भी फोर्स लग रहा है, तो इसे मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ये और ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे वीकेस्ट फोर्स। जो हम 4 फंडामेंटल फोर्स पढ़ रहे हैं उन सब में सबसे वीकेस्ट फोर्स है आपका ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। वीकेस्ट कैसे? अब आप सोचिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि अर्थ आपको खींच रही है? बिल्कुल खींच रही है? नहीं, आपको ऐसा फील नहीं होता, ठीक है। तो बट दूसरे फोर्सेस जो हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में और आएगा, ठीक है। तो ये क्या है? वीकेस्ट फोर्स। जैसे कि आपको एक एग्जांपल और दूं कि जैसे कोई बहुत तगड़ा मैग्नेट लो, मैग्नेट के पास लोहा ले जाओ और छोड़ दो, मैग्नेट लोहा बिल्कुल चिपक जाएगा उस मैग्नेट से। तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि फोर्स, वो छोड़ ही नहीं रहा उसको, ठीक है। वो कितना भी छोड़ने की कोशिश कर रहा है, नहीं छोड़ पा रहा। तो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो सॉरी बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो, ठीक है। उसको भी हम देखेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या है? वीकेस्ट इन नेचर, वीकेस्ट वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। और ये क्या है? अट्रैक्टिव, हमेशा खींचती है, ये अट्रैक्टिव इन नेचर है। तो नेचर कैसा? हमेशा खींचना। और सबसे बड़ी बात कि ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से रिस्पॉन्सिबल, कि जिस जो बॉडीज के पास मास हो उसमें कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और कितना फोर्स लगेगा? वो इतना लगेगा, ठीक है। और ये हम कवर करेंगे अपने ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में। नेक्स्ट जो फोर्स है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो लिखिए, नेक्स्ट इज, देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। समझिए इस चीज को भी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, क्या होता है। देखिए, एक बात तो हमें समझ में आई, ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है मास की वजह से, कि मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। तो यहां पे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है, ठीक है। तो यहां रिस्पॉन्सिबल क्या है? ये फोर्स कौन जनरेट करता है? चार्ज। कि चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल है किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए, ठीक है। चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए, ठीक है। और चार्ज, हमें पता है कि चार्ज दोनों नेचर का होता है, अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये चीजें हमें पता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों टाइप के नेचर का होता है, क्योंकि ये चार्ज ही इसका रिस्पॉन्सिबल, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। और ये बात देखिए कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये बहुत दूर दूर तक लॉन्ग रेंज फोर्स है इसका, ठीक है। और इसको भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और एक बात बोलूं कि आपने जैसे, आप कुछ थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था फ्रिक्शन का, तो फ्रिक्शन को इसी कैटेगरी में डाला गया, फ्रिक्शन फोर्स को कौन सी कैटेगरी में डाला गया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट
पास आते हैं, टकराते हैं, कोलाइड होते हैं, तो उनके बीच में फ्रिक्शन लगता है। तो उनमें जो फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन, वो हमने कौन सी कैटेगरी में डाला है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में डाला है। क्यों? क्योंकि चार्ज रिस्पॉन्सिबल, जब भी कोई दो बॉडी पास आते तो चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो चार्ज रिस्पॉन्सिबल, चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इस चीज को और इस चीज को समझिए। और देखिए एक और है कि आपका नॉर्मल फोर्स, ठीक है। जैसे पेन, ये हाथ और ये पेन रख दिया, ये पेन जितना फोर्स लगा रहा है इतना ये मेरा हाथ भी उतना ही फोर्स लगा रहा है। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है इसको भी किस में लगाया? हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में इसको भी लगाया है, ठीक है। जैसे कि आपका एक और एग्जांपल है, जैसे कि मैंने आप थोड़ी देर पहले इस एग्जांपल दिया था जनरल फॉर्म में, कि आपका जैसे पेन को मैंने रब किया, उसके बाद मैंने छोटे छोटे पार्टिकल्स पेन्स में चिपक गए, ठीक है। तो मैंने किया क्या कि मैंने इस पेन्स के को चार्ज किया, पहले रब करके इसको पेन को चार्ज किया, ठीक है। चार्ज करने के बाद मैंने देख दू जो छोटे पार्टिकल हो उसको अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। अट्रैक्ट हो गए तो इन दोनों में कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि उन दोनों पार्टिकल को अट्रैक्ट करने के लिए किस चीज की जरूरत थी? चार्ज की, जो हमने चार्ज किया, और तभी तो अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब देखिए एक चीज और समझिए, बहुत लोग यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि चार्ज और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं कहीं जगह एक है। नहीं, एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों की फिनोमिना अलग है। ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से रिस्पॉन्सिबल है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज की वजह से रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि सेम एग्जांपल में देखिए कि आपका, जैसे मैंने छोटे पार्टिकल जो चिपके थे, तो इन दोनों में चार्ज की वजह से अट्रैक्शन हुआ था, ठीक है। बट इन दोनों के पास मास भी है, तो मास भी है तो वहां ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा और वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। दोनों अलग अलग चीजें, दोनों अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अलग और ग्रेविटेशनल फोर्स अलग। ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका मास रिस्पॉन्सिबल है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आपका चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आपका जैसे स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये भी आपका किस में है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आ गया, ठीक है। और और देखा जाए तो जब हमने कैलकुलेशंस की, साइंटिस्टों ने कैलकुलेशंस की, तो पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ज़्यादा है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। कि जैसे कितना ज़्यादा है, मान लो किसी दो प्रोटॉन के बीच में हम फोर्स देखें तो वो पता चला कि 10⁻36 टाइम ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है इसका फोर्स, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो इन सारी चीज को वन बाय वन लिख लीजिए, ठीक है। जो मैंने बताया सबको वन बाय वन लिखिए, ठीक है। लिखिए, एक्ट एक्ट बिटवीन चार्ज चार्ज पार्टिकल ये भी लिख लीजिए। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, एंड सेम चार्ज या लाइक चार्ज, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। तो आगे लिखिए, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर। क्योंकि चार्ज की वजह से ही है ये फोर्स, और चार्ज में तो दोनों प्रॉपर्टी होती है, रिपल्सिव की भी और अट्रैक्टिव की भी, ठीक है। जैसे कि आपका एक डायग्राम बना दूं, जैसे कि मान लो ये बॉडी है, इसके पास चार्ज है पॉजिटिव, और ये दूसरा पार्टिकल है जिसके पास चार्ज है नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में चार्ज कैसा लगेगा, वो फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव इन नेचर। इन दोनों के जो मान लो डिस्टेंस है आर, तो
क्या करेंगे ये, अट्रैक्ट ईच अदर, ये अपोजिट चार्ज है, ठीक है। और इधर ये फोर्स, दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। वही एक और केस देखिए, मान लो ये कोई बॉडी है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा कोई बॉडी है जिसमें भी सेम चार्ज है, ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस है आर। तो इन दोनों में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव इन नेचर होगा, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, तो रिपल्सिव फोर्स यहाँ कौन सा है, रिपेल ईच अदर, ठीक है, ये रिपेल ईच अदर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा फोर्स है, ठीक है, कितना है वो लिखिए। देखा गया क्या कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटोन, टू प्रोटोन इज 10⁻36 times, 36 times the gravitational force, gravitational force between them, ठीक है। और क्या क्या लिखा है हमने, नॉट रिक्वायर वीकेस्ट, ठीक है। और आपके कुछ एग्जांपल इसमें लिख लीजिए कि कौन कौन से फोर्सेस के अंडर आते हैं, जैसे कि आपका आपका स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स को इसी कैटेगरी में डाला क्योंकि चार्ज रिस्पॉन्सिबल है इन सब के लिए। आप एक एग्जांपल और देखिए, जैसे आप जब हैंड शेक करते हैं तो हैंड शेक को भी इसी कैटेगरी में डाला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में डाला, क्योंकि जब आप कोई भी दो बॉडी पास लाते हैं तो वो चार्ज हो जाते हैं, और चार्ज होने के कारण उसमें जो कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स, आपका नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, ये सारी। और एक टेंशन फोर्स, फोर्स, और ये बहुत एग्जाम्पल है, ठीक है, बहुत है, ठीक है, बहुत एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपका क्या था, आपका था ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नाउ थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, चलिए देखते हैं। थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसको भी देखिए क्या होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। देखिए, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल था मास, मास की वजह से क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आपका चार्ज, चार्ज रिस्पॉन्सिबल है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, कि और इसमें ना आपके मास की रिक्वायरमेंट है ना आपके चार्ज की रिक्वायरमेंट है, ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं है। इसमें जब कोई भी चीज बहुत क्लोज आ जाए, कितना क्लोज आ जाए, आपका 10⁻15 मीटर, -15 मीटर, इतना क्लोज है, फर्मी लेवल पे क्लोज क्लोज आ जाए, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो लगता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, ठीक है। और ये फोर्स इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इन नेचर, जो चारों फंडामेंटल फोर्स है पूरी, अब जितना भी हम फोर्स पढ़ेंगे सब में जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो होता है कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बट ये लेवल इनका रेंज बहुत कम होता है, देख रहे हैं ये इतने छोटे लेवल पे आ गया तभी ये काम करना स्टार्ट करती है, इससे थोड़ा सा भी दूर चले जाए तो ये काम करना स्टार्ट नहीं करती, ये काम नहीं करती है, ठीक है। मतलब बहुत क्लोज हो चीज़ें
तो उन पे जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटी, वो सॉरी, वो लगता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज भी क्या है, कम है, ठीक है। और ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 गुना ज़्यादा है, 100 गुना, क्योंकि मैंने कहा ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है सबसे ज़्यादा, तो ये 100 गुना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स से तो ट्रिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन, पता नहीं कितने ट्रिलियन ज़्यादा है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स से तो बहुत ज़्यादा फोर्स है इसका, ट्रिलियंस में, ठीक है। और ये जो इतने स्मॉल रेंज है ये आपको कहाँ मिलेंगे, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस जैसे जैसे कि मानो ये न्यूक्लियस है, एटम का ही न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आता होता है आपका प्रोटॉन, होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और मान लो आपकी न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है। तो आपके न्यूक्लियस में मैं प्रोटॉन दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव चार्ज, इस वाले में पॉजिटिव और इस वाले में भी पॉजिटिव, ठीक है। दोनों प्रोटॉन में, प्रोटॉन्स में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इतने छोटे, क्योंकि न्यूक्लियस ही इसी लेवल पे होता है, ठीक है, फर्मी लेवल पे होता है, ठीक है। और वो इतने क्लोज होते हैं तो उनमें स्टार्ट कौन सा फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, आपका लगना स्टार्ट हो जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब आप ये समझिए कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, है ना, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, फिर भी आप इस न्यूक्लियस को देखिए, एटम के न्यूक्लियस क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। क्यों, क्यों, उसको समझिए, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, जैसे समझिए। अब ऐसा कुछ है कि आपके न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन है, ठीक है। और ये प्रोटॉन के पास, दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को करेंगे रिपेल, और रिपेल करेंगे तो अनस्टेबल। तो पर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो इतना ज़्यादा प्रेशर बना के रखता है, इतना ज़्यादा प्रेशर बना के रखता है कि इनके फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से 100 गुना ज़्यादा है ये, तो इनसे बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के रखता है। तो भैया कहाँ जाओगे, है ना, तो आपको वहीं पे रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको वहीं पे रहना पड़ेगा, कंबाइन रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो आप, तो भैया आप पीछे तो जा ही नहीं सकते, रिपेल तो हो ही नहीं सकते, आपको अट्रैक्ट ही होना पड़ेगा, चाहे आप प्रोटॉन प्रोटॉन हो, चाहे आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे आप कुछ भी हो। अगर आप इस रेंज में हो तो आपको भैया इन पे फोर्स लगना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। और ये जैसे आपका एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो मान लो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, मान लो या इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन है, इनके बीच में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में ये फोर्स नहीं लगता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में ये फोर्स काम नहीं करता है। क्यों, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है, रेंज है, ये इससे ज़्यादा है, ज़्यादा है, तो फोर्स काम ही नहीं करता है, ठीक है। तो ये बहुत शॉर्ट रेंज के लिए, वो कौन सा रेंज है, 10⁻⁻15 मीटर, ये फर्मी लेवल पे रेंज है, इस रेंज पे आपका काम करता है ये वाला फोर्स, ठीक है। तो आपको कोई इससे कोई फर्क, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका प्रोटॉन प्रोटॉन हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इतने पास आ जाए तो उन पे ये फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। रिपेल तो भैया कर ही नहीं सकते आप, इतना ज़्यादा फोर्स आपको लगा रहा है। सोचिए आपको सोचिए आपको बहुत सारे लोग दबा रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग दबा रहे हैं, और आप निकलना चाह रहे हो, तो आप भी फोर्स लगा रहे हो, पर आपसे ज़्यादा फोर्स वो लोग लगा रहे हैं, तो आपको और ज़्यादा दबा देंगे, आपका फोर्स किसी काम का नहीं रह पाएगा। आप भी फोर्स लगा रहे हो पर आपसे ज़्यादा वो ऊपर वाले लोग लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप और दबते चले जाओगे, ठीक है। वही काम होता है इनमें, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका प्रोटॉन प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हो, अगर इन पास हो, इस रेंज में हो, तो आपका ये फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बट हाँ, अगर दूर हो, जैसे मैंने इसमें कहा ये नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मान मैंने इस केस में लिया था कि इसकी रेंज इससे ज़्यादा है, तो इसमें फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक है। तो इन सारी कहानी को वन बाय वन लिख लेते हैं, ठीक है। लिखिए, लिखिए, दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट
ऑफ द फोर फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, ठीक है, दैट इज 6,000 ट्रिलियन 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 ये कितना ट्रिलियन हो गया, ये हो गया आपका दैट इज 39 जीरोस आफ्टर 6 फैक्टोरियल जीरो के बाद 39 जीरो और, तो ये इतना जीरो है, इतना ज़्यादा टाइम्स स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 गुना ज़्यादा आप मान सकते हो, लगभग 100 टाइम्स स्ट्रोंगर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ठीक है। ये डू नॉट एक्ट बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की हम प्रैक्टिकली में देखें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दूर होते हैं, ये अपनी रेंज से ज़्यादा दूर होते हैं, तो उतना फोर्स अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, तो बहुत छोटे लेवल पे इफेक्ट करता है, वो छोटे लेवल न्यूक्लियस के अंदर ही आपका काम हो जाता है, ओनली न्यूक्लियस में ही ये फोर्स लगता है, क्योंकि वहीं पे आपको इतना छोटा वहीं पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस की रेंज कितनी होती है, शॉर्ट रेंज होती है, शॉर्ट रेंज फोर्स है ये, कितना शॉर्ट पे काम करता है, 10⁻⁻15, ठीक है, -15, इतना ज़्यादा शॉर्ट, अगर इतना पास आओगे तभी ये फोर्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ये फोर्स बाइंड करके रखता है, बाइंड्स द प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा फोर्स है, जाएंगे कहाँ, रिपेल होके जाएंगे कहाँ, उससे ज़्यादा फोर्स लगा रहा है कौन, आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए एटम के न्यूक्लियस को बांध के रखता है, ठीक है, बाइंड करके रखता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, इतना ज़्यादा फोर्स के कारण ये आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करता है, बाइंड करके रखता है, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, जो नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। नेक्स्ट इज जो लास्ट फोर्स जो हमारा है, दैट इज वीक न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियर चलिए इसको भी समझते हैं। देखिए क्या होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, देखिए तो वीक न्यूक्लियर फोर्स काम जो करता है वो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से भी छोटे रेंज में काम करता है, ठीक है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो काम करता है आपका 10⁻⁻16 मीटर, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से भी छोटे लेवल पे ही काम करता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए इसको समझिए क्या होता क्या है, इन डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको समझेंगे कि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। देखिए आप 11th में, आप अभी 11th में आए हैं, ठीक है, तो शायद आपको बहुत सारे टर्म समझ में ना आए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप फिर भी सुन लीजिए, ठीक है,
सुने रहेंगे तो आपको कभी ना कभी और चीज़ें टकराएंगी तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो सुन लीजिए, आपको बेशक आपको समझ में आए या ना आए, ठीक है, बस आप सुन लीजिए कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल वाली बात हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, फिर भी आप सुन लीजिए, ठीक है। देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्स समझिए इन डिटेल में क्या होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए पहले बात तो ये हमें ये पता है कि एटम एटम पार्टिकल से मिलकर बना हुआ आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों चीज से मिलकर बना हुआ है। और एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका पॉजिटिव जो होता है प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। तो मतलब न्यूक्लियस में होता है आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आपके न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। और चारों तरफ क्या होता है, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और जो एटम का जो मास होता है ना, जो मास, टोटल मास, वो 95% मास तो न्यूक्लियस का ही होता है, समझ रहे हैं। 95% मास किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्के होते हैं। और 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 न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, उनकी वजह से क्या होता है, मास उनका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एटम में जो एटम का वेट है वो 95%, 99 बोलो, 99% मास जो होता है वो आपके न्यूक्लियस की वजह से ही होता है, ठीक है। तो ये बात थी आपके न्यूक्लियस की, ठीक है। अब देखिए हम जो एटम को पहली बात देख नहीं पाते क्योंकि बहुत छोटे लेवल पे होते हैं, हम एटम को देख नहीं पाते, उससे छोटे और होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हम उसको कहाँ से देख पाएंगे, ठीक है। हम एटम को ही नहीं देख पाते, उससे छोटे लेवल पे कहाँ से देख पाएंगे, ठीक है। बट जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है काम यहीं पे करता है, इतने छोटे रेंज में काम करता है। देखिए कैसे काम करता है, इसको समझने से पहले आप एक चीज और समझिए। जो आपके एटम में पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने, ठीक है। पर जो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना, ये भी बने हुए किससे, क्वार्क से, ठीक है। किससे, क्वार्क से। 6 टाइप के मेनली क्वार्क्स होते हैं, ठीक है। अभी हम लिखेंगे 6 टाइप के क्वार्क्स लिखेंगे, ठीक है। तो एक होता है अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, होता है चार्म क्वार्क्स, और स्ट्रॉन्ग क्वार्क्स, टॉप क्वार्क्स, और बॉटम क्वार्क्स। मेनली 6 टाइप के क्वार्क्स होते हैं, ठीक है। इनसे बने होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इनको गॉड पार्टिकल भी, गॉड फादर पार्टिकल भी कहते हैं, ठीक है। तो इनसे बने होते हैं क्या, आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एक चीज और समझिए कि जो क्वार्क्स हैं, क्वार्क से बने आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आ गई। एक काम करते पहले इसको लिख लेते और इसके बाद फिर इसकी कहानी इसके बाद और सुनते हैं, ठीक है। तो एटम, एटम से, एटम इससे बने हुए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, Ne, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आपके एटम किससे बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी बने होते हैं किससे, क्वार्क से, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, को गॉड फादर पार्टिकल। तो क्वार्क्स जो होते हैं मेनली 6 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन होता है दैट इज अप क्वार्क्स, कुछ इस टाइप का होता है, ऐसा कुछ होता है। और ये सिंबल हम देते हैं इसको, ठीक है, इसको कहते हैं अप क्वार्क्स। ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है सब में, हैवी इन मास, ठीक है। सेकंड जो होता है दैट इज डाउन क्वार्क। तो डाउन क्वार्क्स को हम कुछ ऐसे देख, ये भी हैवी होता है आपका, हैवी इन मास। थर्ड है वो आपका होता है चार्म क्वार्क्स, ऐसे कुछ दिख, ऐसा चार्म क्वार्क्स, ठीक है।
फोर्थ वन इज का स्ट्रॉन्ग क्वार्क्स। ठीक है, दैट इज टॉप क्वार्क, ऐसे दिखते हैं क्वार्क्स। सिक्स्थ वन है आपका बॉटम क्वार्क, दिखा। ठीक है, ये 6 टाइप के क्वार्क्स है, इनसे बने आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, जैसे आपका न्यूट्रॉन जो है, जो आपका न्यूट्रॉन है वो बना है आपके दो डाउन क्वार्क से, दो डाउन क्वार्क से और एक 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 अप क्वार्क से। दो डाउन क्वार्क्स, एक अप क्वार्क्स। ठीक है, 3 क्वार्क से मिलकर बना हुआ है आपका न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन जो है आपका, प्रोटॉन बना है दो अप क्वार्क से, अप क्वार्क से और एक डाउन क्वार्क से। ठीक है, चलिए ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब एक और कहानी सुनिए, समझिए इस चीज़ को भी, कि अभी मैंने बोला कि एटम का 99% मास जो होता है उसका न्यूक्लियस का ही होता है। ठीक है, एक चीज़ और, आप अब एक चीज़ और समझिए कि जब भी आपके न्यूक्लियस में अगर 83 प्रोटॉन से अगर ज़्यादा हो जाता है, न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन 83 से ज़्यादा हो जाता है तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होने लग जाता है। वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो और अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो रेडिएशन फेंकने लग जाता है वो न्यूक्लियस, और वो रेडिएशन फेंकने लग जाता है तो हम उसे कहते हैं रेडियो एक्टिव हो गया ये। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिव हो गया है, समझ रहे हैं कि आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में अगर 83 प्रोटॉन से ज़्यादा हो गया न्यूक्लियस में तो वो रेडिएशन अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो रेडिएशन फेंकने लग जाता है और हम उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव। जो उस रेडिएशन से निकलते हैं वो बीटा डी के बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं। बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं, उसमें बीटा पार्टिकल्स में होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन्स। दो टाइप के आपको मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो रेडिएशन से निकलते हैं, इन्हीं को कहते हैं बीटा पार्टिकल। ठीक है, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन तो आप समझ रहे हो, जो आपके पॉजिट्रॉन्स हैं, जो पॉजिट्रॉन्स जो है ना आपके, वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके कुछ, कि आपका जो मतलब पार्टिकल है उसका मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, पर उसका जो चार्ज होता है ना +1 का होता है, प्लस का चार्ज होता है पर मास आपके इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, उसको कहते हैं पॉजिट्रॉन्स। ठीक है, जो रेडिएशन में निकलते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं बीटा डीके। ठीक है, रेडिएशन जो फेंक है इसी को कहते हैं बीटा डीके। ठीक है, तो एक चीज़ और, ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि एटम भारी हो जाते हैं तो अनस्टेबल हो जाते हैं, स्टेबल करने के लिए रेडिएशन फेंकते हैं, ये चीज़ भी हमें समझ में आ गई। ठीक है, वन बाय वन स्टेप स्टेप करके हम समझते हैं चीज़ों को, क्या होता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब सुनिए, जो ये पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स निकले, ये इनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इन रेडिएशन में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है पर मास बहुत कम होते हैं। जो पॉजिट्रॉन्स होता है ना वो प्रोटॉन नहीं होता है, वो पॉजिट्रॉन्स मैंने कहा वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही होता है बट उसका चार्ज पॉजिटिव होता है। अगर देखा जाए उसका जो मास होगा ना वो प्रोटॉन से 1000 गुना कम होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन से 1000 गुना कम होता है आपका बीटा पार्टिकल का मास। जो बीटा पार्टिकल का मास जो होता है ना वो प्रोटॉन से 1000 गुना कम होता है। ठीक है, और इनके पास बस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब समझिए, आप अब ये सुन रहे हैं मेरे से कि न्यूक्लियस में से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, जबकि न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकल कैसे रहा है ना, ये भी बड़ी बात है। अब इस चीज़ को भी समझिए, अभी मैंने बोला न्यूट्रॉन बने हुए हैं दो डाउन क्वार्क से और एक अप क्वार्क से, और प्रोटॉन बना हुआ है दो अप क्वार्क से एक डाउन क्वार्क से। ठीक है, सोचिए, अगर
अगर मैं इस दो डाउन क्वार्क्स में, ठीक है, एक डाउन क्वार्क्स इसको दे दूं और इस दो अप क्वार्क्स में से एक अप क्वार्क्स इसको, एक अप क्वार्क्स इसको दे दूं, तो ये जो प्रोटॉन होगा ना, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाएगा और न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाएगा। समझ रहे हैं? अगर इन क्वार्क्स का एक एक करके एक्सचेंज कर दूं दोनों में, तो इनके जो ये पार्टिकल ही चेंज हो जाएंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाएगा। ऐसा ही इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं कि आपके क्वार्क्स चेंज कर दो, कि इतने क्वार्क्स इसमें डाल दो, आपका ये प्रोटॉन या न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ये कन्वर्ट होते हैं ना, रेडिएशन जब निकलता है, एमिशन जब निकलता है आपके न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से एमिशन निकलता है स्टेबिलिटी के लिए, तो ये जो रेडिएशन में आपके निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कैसे निकलते हैं? ये क्वार्क्स ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्वार्क इतने ज़्यादा एमिशन होता है कि इनके फंडामेंटल क्वार्क्स, जो गॉडफादर पार्टिकल जो क्वार्क्स है ना, ये सारे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये इधर आ जाता है, ये दो कुछ इसमें आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं, तो चेंज होके ये पार्टिकल्स जो एमिट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होता है और एक होता है पॉजिट्रॉन्स। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे बनते हैं आपके, ऐसे निकल रहे हैं कहाँ से? आपके इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं कहाँ से? आपके न्यूक्लियस से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपका आपका इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो सकता है? न्यूट्रॉन में। और न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो सकता है? आपका इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, मतलब ये है आपका प्रोटॉन कन्वर्ट हो सकता है इलेक्ट्रॉन में, और प्रोटॉन कन्वर्ट हो सकता है किस में? न्यूट्रॉन में, या न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो सकता है प्रोटॉन में। ठीक है, ये किसकी वजह से? क्वार्क्स के एक्सचेंज की वजह से। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि 83 प्रोटॉन से ज़्यादा हो गए हैं, तो रेडिएशन हो रहा है, तो उन सब की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और समझिए, जब ये एक्सचेंज होगा, तो एक्सचेंज जब ये क्वार्क्स का, जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन से जब इलेक्ट्रॉन बना, तो क्वार्क्स का जो चेंज हो रहा है, तो उस चेंज में कुछ फोर्स तो लगेगी। वो जो फोर्स है ना, उसको कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसी फोर्स को कहते हैं क्या? वीक न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आ रहा है कि क्वार्क्स के एक्सचेंज में जो फोर्स लगता है, दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो क्वार्क्स है, मान लो ये प्रोटॉन का क्वार्क्स मान लो कुछ है, और इस इलेक्ट्रॉन में कुछ क्वार्क्स है। ठीक है, ये यहाँ से क्वार्क्स चेंज हो रहे हैं, देखिए फोर्स लगा, उसको कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। पर इस क्वार्क्स को उठा के ले जाने वाले भी तो कोई चाहिए, तो दो टाइप के कैरियर भी होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से कैरियर होते हैं? एक होता है डब्ल्यू बोजोन, देता हूँ, डब्ल्यू बोजोन, और दूसरा होता है आपका जेड बोजोन। इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज इसके पास, कोई चार्ज इसके पास, जेड बोजोन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये कैरियर्स है कि आपके क्वार्ट्स को उठा के ले जाएंगे दूसरे में, ठीक है, चेंज करने के लिए। और आपका जो इसमें फोर्स जो एग्जर्ट होगा, दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है। ठीक है, और ये सब दिखता कब है? बीटा डीके में, मतलब जब आपका न्यूक्लियस हैवी हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, तो ये तभी हमें चीज़ें दिखती है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है क्वार्क से चेंज करने के बाद। ठीक है, हमें ये चीज़ समझ में आ गई वीक न्यूक्लियर फोर्स का होता है। अब एक चीज़ और समझिए, वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही आपका सन शाइन कर रहा है, मतलब सन आज चमक रहा है, स्टार्स चमक रहे हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। कैसे? कि देखिए आपका हाइड्रोजन, जो आपका सन में क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में टूटता है। देखिए हाइड्रोजन हीलियम में टूट रहा है, ये एक्चुअली में यही तो है, एक्सचेंज हो रहा है। मतलब दो हाइड्रोजन मिलके आपके क्या बना रहे हैं? 1H2 बना रहे हैं। ठीक है, मतलब हीलियम बना रहे हैं, अनस्टेबल हीलियम बना रहे हैं, फिर उसके बाद टूटता है और टूटता है। ठीक है, तो इन्हीं के कारण क्या हो रहा है, इन्हीं के कारण क्या हो रहा है कि आपका सन क्या करता है, साइन करता है। किसके कारण? वीक न्यूक्लियर फोर्स के कारण, क्योंकि एक से टूट के दूसरे में बनते हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और वीक न्यूक्लियर के फोर्स के कारण हमें कुछ एलिमेंट भी मिले, जैसे हमारा जैसे कि आपका कार्बन 14 डेटिंग एलिमेंट मिला हमें, रेडियम मिला हमें, प्लूटोनियम मिला। ये सब किसकी वजह से मिला? हमें वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से मिला। तो इसको कहते हैं क्या? वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए इसको एक काम करते हैं, जो भी चीज़ इसमें लिखनी है वो चीज़ लिख लेते हैं। ठीक है, वन बाय वन लिखिए मेरे साथ।
वीक न्यूक्लियर फोर्स वर्क विथ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। कितना? वेरी स्मॉल डिस्टेंस। कितना? 10⁻⁻16। ठीक है। और देखिए, ये जो डिस्टेंस है ना, ये प्रोटॉन के साइज से भी छोटा है। ठीक है। और ये इतने डिस्टेंस पे इससे, और जो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था वो काम करता था 10⁻15 पे, -15 पे, मतलब उससे भी छोटे रेंज में काम करता है। और जो ये इसका जो साइज है ना, ये प्रोटॉन से भी छोटा है। ठीक है। और बाय दिस न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियर फोर्स, बाय दिस फोर्स सनसाइन, सन चमक रहा है, स्टार्स चमक रहे हैं। ठीक है। और इसी की वजह से हमें क्या मिला? हमें बाय दिस फोर्स by this force we get we get radium radium plutonium and कार्बन 14 डेटिंग एलिमेंट। इसी फोर्स की वजह से हमें ये कुछ एलिमेंट भी मिले। ठीक है। एलिमेंट ना। और जो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, बहुत वीक होता है। देखिए देखिए इसमें वीक न्यूक्लियर फोर्स appears in certain न्यूक्लियर प्रोसेस। जो अभी मैंने प्रोसेस बताया, ये उसी में एग्जर्ट हमें दिखाई देता है। और क्या निकलता है, उसको क्या कहते हैं? बीटा डीके कहते हैं। सच एज प्रोसेस, सच एज द बीटा डीके। और बीटा डीके में कौन से पार्टिकल निकलते हैं? बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं। देखिए, मैं थोड़ी देर पहले बताया था इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, पॉजिट्रॉन्स, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स। वो कैसे? अब वो समझ में आ रहा है ना, क्वार्क्स के एक्सचेंज के कारण। ठीक है। और ये वीक फोर्स होते हैं, बट ना ये ग्रेविटेशनल फोर्स से वीक नहीं होते, ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग होते हैं, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से वीक होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से वीक होते हैं और आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर से वीक होता है, बट ये ग्रेविटेशनल से स्ट्रांग होते हैं। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल से स्ट्रांग होते हैं। देखिए इस चीज़ को भी, स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड बट बट वीकर वीकर देन इलेक्ट्रो electromagnetic and strong nuclear force, strong nuclear force, nuclear force। ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। ये कुछ ऐसी थी ना। अब देखिए, हम कंपेयर कर लेते हैं कौन सा फोर्स कितना ज़्यादा होता है। ठीक है। जैसे आपका ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होता है, फोर्स इस सबसे ज़्यादा होता है मैग्नेटिक। ठीक है। फिर उससे उससे छोटा कौन होता है? आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। उससे भी सबसे जो छोटा होता है वो होता है ग्रेविटेशन।
ग्रेविटेशन, ठीक है। देखिए कितना फोर्स होता है, इनका रेशियो भी देख लीजिए। अगर रेशियो देखें तो अगर मान लो ये 1 है तो ये होगा आपका ये, ठीक है। तो ये कुछ बात, और इनकी रेंज रेंज भी देख ही लेते हैं, रेंज देख लेते हैं। रेंज 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 जो आपकी होती है इसकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, हमने देखा इतना अगर पार्टिकल पास आता है तभी काम करता है। इसकी इनफाइनाइट रेंज, मतलब इनफाइनाइट बोले तो लॉन्ग रेंज, ठीक है, बहुत लंबी रेंज होती है, ठीक है। तो इसकी होती है इतना, और इसकी भी इनफाइनाइट रेंज होती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी हमारी आपके फंडामेंटल फोर्सेस की। इन्हीं 4 फंडामेंटल फोर्सेस में आपके सारे फोर्सेस हैं, ठीक है। एक चीज और, अभी जैसे कि मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में, देखिए वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम कर रहा है, क्योंकि मास है तो मास के बीच में, पार्टिकल में मास है तो मास के बीच में फोर्स काम करेगा। वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी है, ऐसा नहीं है वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है और ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, नहीं वहां है, बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम है। तो हम उसे नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, हम मानते ही नहीं है, ठीक है। हम कैलकुलेशन पर्पज में हम देखते ही नहीं है, ठीक है। बट एक्चुअल में है तो सही ना, एग्जर्ट तो कर रहा है ना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, वो जो जो पार्टिकल न्यूक्लियस के बीच में जो प्रोटॉन प्रोटॉन में जो फोर्स लगता है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी है, ठीक है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स को हम नेग्लेक्ट मार देते हैं क्योंकि वो बहुत 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 कम है। अभी हमने देखा था ट्रिलियन 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 कम है किससे, आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसीलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और बट एक्चुअल में एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर आज यहाँ होता है ख़त्म। आप हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर है ये ख़त्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हम उसको स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम उसको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।